Let's start the past papers of bad debts and doubtful debts. ठीक है? We will be solving the past paper questions. चलें. First question from the past paper. Question number 5 है. Sophia has provided the following information relating to her trade receivables. May 2019 पेपर 2 क्वेश्चन 2 है. ठीक है. Might be possible क्वेश्चन नंबर आपके पास पेपर में चेंज हो, बट यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं. ठीक है. At 31st December the trade receivables were 54,500. 54,500 के हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स को उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है. 3 कैटेगरीज में ट्रेड रिसीवेबल्स को स्प्रेड कर दिया. 0 to 60 डेज में कितने हैं? 68% हैं. 61 to 90 डेज में कितने हैं? 0%. 0% तो नहीं होंगे. 61 to 90 में कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे. 20 है. और फिर ओवर 12% जो है, ओवर 90 डेज कितने हैं? 12%. ठीक है ना. तो ये तीनों मिला के 100% बन रहा है. 68 और 20, 88 और 12, 100 बन रहा है. सही है. अब हमें क्या बोला हुआ है? 31 दिसंबर टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 54,500. एक काम करो, टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं और परसेंटेजेस दी हुई हैं, तो आप स्प्रेड कर दो तीनों को. ठीक है. स्प्रेड कर देंगे तीनों को. किस तरीके से स्प्रेड करेंगे? अगर मैं ये वर्किंग कर लूँ थोड़ी सी, तो मैं ये कहूंगा कि 54,500 मल्टीप्लाई बाय 68%, 54,500 मल्टीप्लाई बाय अगेन यही वैल्यू 64,500 मल्टीप्लाई बाय 20%, और फिर से 54,500 मल्टीप्लाई बाय 12%. करें जरा तीनों को मल्टीप्लाई, क्या आएगा आंसर? 37060 आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट 20% वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 10900. 10900. नेक्स्ट 6540. अच्छा, अब ये तीनों आ गए हमारे पास. परसेंटेज अलग अलग है. देखो होता ये है, जब एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है ना, एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि आप ट्रेड रिसीवेबल को जो है क्लासिफाई कर दो अकॉर्डिंग टू देयर एजेस. एज का मतलब कितना पुराना डेट है. जितना पुराना डेट होगा ना, उतनी मिलने के चांसेस मजीद कम हो जाएंगे. उसके ऊपर प्रोविजन की परसेंटेज उतनी ही ज्यादा लगेगी. अब देखिए, इन्होंने खुद बताया हुआ है कि जो है 5% लगना है 61 to 90 के ऊपर, और 7.5 लगना है ओवर 90 डेज पे. ठीक है. और जो है कहते हैं, मेरे ख्याल से शुरू के इसका मतलब 68% जो है उन पे कोई परसेंटेज नहीं लगनी. आप सब लोग मेरे साथ हैं? ठीक है. इन पे फर्स्ट वाले पे, इस वाले पे कोई परसेंटेज नहीं लगनी. सेकंड वाले पे कितनी परसेंटेज लगनी है? 5%. और थर्ड वाले पर अबव 90 डेज पर 7.5%. फर्स्ट वाला हमने वैसे ही कैलकुलेट किया, उसकी जरूरत परसेंटेज नहीं है. क्या आ रहा है आंसर बताएं जरा. यस, 10900 मल्टीप्लाई बाय 5%. क्या है ये? 109. 10900. सेकंड वाली एंट्री वो एडजस्ट. अच्छा, वो एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड ना हो. अच्छा, ये कितना था हमारा? ये है 6540. सेकंड वाले एडजस्टमेंट एक दो बार पढ़ लेते हैं ना. सेकंड वाले एडजस्टमेंट में क्या बोला? डिक्सी हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ओड 1500. दिस वो डेट वाज इंक्लूडेड इन 110 डेज ओल्ड. ठीक है. अच्छा, डिक्सी का जो है ना वो बैड डेट हो चुका है. डिक्सी का बैड डेट हो चुका है. डिक्सी किस में है? 110 डेज. मतलब किस वाले में इंक्लूडेड है? ओवर 90 डेज में. तो ये 6540 जो आ रहा है, ये इसमें से 100 ये माइनस कर दो. डिक्सी का 1500 माइनस कर दो, तो 5040 हो जाएगा. ठीक है. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पहले पहले ये इसमें होगा, ये 6540 था, माइनस 1500 कर दिया. अब जो बचा 5040, इसके ऊपर परसेंटेज लगेगी. ठीक है. इसके ऊपर परसेंटेज लगेगी. बताएं मुझे परसेंटेज लग कर क्या आ रही है वैल्यूज? 545. ये किसका बता रहे हो? 545. तो वाले का 545, और ये नीचे वाले का क्या है? 278. ओके. चलें, ये हो गया हमारे पास. इसका मतलब है बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर, प्रोविजन पे का पुराना बैलेंस कितने का था? 1100 का. तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोविजन का
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन था 1100, और बैलेंस कैरी डाउन जो है वो कितना बन गया, दो मिला लो। बैलेंस कैरी डाउन के लिए दोनों ऐड कर लो। बैलेंस कैरी डाउन के लिए आप 545 प्लस 378, 93 यानी कि प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, बताएं क्या हो रहा है? प्लीज होगी डिक्रीज हो रहा है। 1100 से 923 पे आ रहा है, कितना हो जाएगा, वन वन कितने तक, 177 का डिक्रीज। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ अपनी बात को। देखें हुआ क्या क्या, थोड़ी वर्किंग इन्होंने ज्यादा कराई। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, वेलकम टू द पास्ट पेपर। पहले हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे स्टडी पैक के, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे। अब देखो क्या हो रहा है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है, वही वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा रहा है। क्या करा है इन्होंने, सबसे पहला काम तो ये किया कि बोला भाई आपके जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कितने के, 54,500 के। टोटल ट्रेड रिसीवेबल तो तीन हिस्सों में हमने ब्रेक किया, 68% अलग किया, 20% अलग किया, 12% अलग किया। लेकिन 12 सबके ऊपर परसेंटेज भी अलग अलग है। 68% वाले पे तो कोई परसेंट वो ही नहीं है, प्रोविजन नहीं है, शुरू वाला तो 37060 वैसे ही निकाला, उसको कुछ भी नहीं करना। दूसरा कौन सा था हमारे पास, 554,500 का 20%, 10900। 10900 का कितना है, 5% है। जो 5% है वो क्या है, 545। और फिर 54,500 का 12%, लगाया तो 6540 आ गया। इस 6540 में से 6540 में से 1500 माइनस हो जाएगा, 1500 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5040। अच्छा 5040 का 7.5%, ठीक है, 5040 का 7.5%, 378 हो गया। अब अगर आप ये देखो, ये 545 और 378, इन दोनों को अगर मैं मिला लूं तो 923 बैलेंस सीडी आ रहा है, प्रोविजन का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितने का था, 1100। दोनों को जब माइनस करेंगे तो 177 का क्या हुआ, प्रोविजन डिक्रीज हो गया। आप सब लोग मेरे साथ हैं या नहीं? 1100 से कितने पे आ गया, 923 पर, तो 177 का क्या हुआ, डिक्रीज। डिक्रीज इन प्रोविजन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ये हमने पार्ट ए और बी दोनों की वर्किंग कर ली है। पार्ट ए में तो क्या बोला हुआ, स्टेट जनरल एंट्री राइट ऑफ एन इररिकवरेबल डेट। अच्छा बैड डेट का अब नाम चेंज हो गया है, बैड डेट का नाम क्या हो गया, इररिकवरेबल डेट हो गया। क्या डबल एंट्री बनेगी बताओ, क्या होता है वैसे, क्या होता है थोड़ा ये रिकॉल करो, बैड डेट डेबिट और कस्टमर का नाम क्रेडिट। ठीक है, यहाँ बैड डेट की जगह अब क्या आएगा, इररिकवरेबल डेट डेबिट। इररिकवरेबल डेट डेबिट, और कस्टमर का नाम क्या है, डिक्सी। डिक्सी क्रेडिट। अच्छा ये हो गया हमारा। नाउ पार्ट बी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 31st December 2018। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, उठाई ऊपर वर्किंग कर ली है, कितने की आ रही है, 923 आ रही थी वर्किंग, याद है ऊपर देखो। अगर मैं थोड़ी सी वर्किंग उसमें से कॉपी कर लूँ टू द पॉइंट, तो मैं ये करूंगा 10900 मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है, इज इक्वल्स टू 545। और आखिर वाली है 5040 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, तो उसका आंसर हो जाएगा मेरा 378। दोनों को मिला लूंगा तो मैं बन जाएगा मेरे पास 923। ओके सब मेरे साथ हैं, बाकी लोग भी प्लीज रिप्लाई कर दिया करें। हाँ बोल रहे हो फरहान, लेकिन तुम्हारे चेहरा बता रहे हैं नहीं। बेटा थोड़ा सा रिप्लाई करो, साथ साथ रहो, देखो जो आंसर बताते जाओगे ना कैलकुलेट करते करते, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। अच्छा भाई ये मैंने ऊपर से ही वर्किंग कॉपी की है। नाउ प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डेट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, इन्होंने बड़ा एहसान कर दिया कि आपको बता दिए डेट्स आर रिक्वायर्ड, मुझे लगा डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड बोला हो। मतलब कुछ भी ना बोले तो डेट्स तो रिक्वायर्ड होती ही हैं, स्पेशली इम्फेसाइज कर दिया है कि भाई डेट्स जरूरी हैं।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो सब कुछ अब मैंने निकाल दिया, अब आप लोग खुद कर सकते हो उसको। तब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा डेट्स भी इन्होंने बोला है, रिक्वायर्ड है, खास तौर पे बोला है। तो क्या है भाई, डेट 1 जनवरी आ जाएगी और ईयर कौन सा है, 2018 है। डेट का खास एहतमाम करना है इस क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1100। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है 1100। फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2018। डॉलर का साइन भी लगाएंगे अब हम, डेट का बोला है इसमें तो। बैलेंस कैरीड डाउन 923। इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा डेबिट साइड पर 177। IS नहीं लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, IS शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। बैलेंस CD का शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, C/D ये तो होता ही है, लेकिन ये IS इज नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर, और फिर आएगा 2019 1 जनवरी। ठीक है, 923 आ गया ये। Explain one accounting concept which is applied when making a provision for doubtful debt। बताएं कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं सपोर्ट करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। एक तो प्रूडेंस है, और मैचिंग, लेकिन उन्होंने एक बोला हुआ है, कोई भी एक एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, सिर्फ बनाना नहीं है, उसे बताना नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, आप बोलोगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, पहले तो आपने नाम बता दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, चले मैं लिखवा रहा हूँ। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वैसे वर्बली बताऊं तो एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई लॉसेस को जो है पहले से रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सुन एज दे आर एक्सपेक्टेड। अब आप ये लिखोगे यहाँ पर, यही है लॉसेस शुड बी, पूरी लाइन की वर्ड है, ये लाइन है पूरी। लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होने वाला लॉस। ठीक है, लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। अब आप लिखोगे सिंस, आप लिखोगे doubtful debt is an expected loss। Doubtful debt is an expected loss, therefore it must be recorded, या ये कह सकते हैं therefore its provision must be recorded। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है फ्यूचर में होने वाले कोई लॉसेस हो, खर्चे हो, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना कर रखो। ठीक है, ताकि अचानक आपके ऊपर एक बर्डन ना है, तो याद रहता है। ठीक है, चलें। Sophia is changing the basis of provision for doubtful debts to a general provision of 2.5% on all trade receivables. She has calculated her profit for the year to 4,300 after writing off deceased debt. But before making any adjustment for the provision for doubtful debts, describe how this change will affect Sophia's profit. Support your answer with the relevant calculation। जरा गौर से पढ़ें, ये बोल रहे हैं सोफिया कंसिडर कर रही है कि अब अपने जो है ये एज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स करने के बजाय एक स्ट्रेट जनरल प्रोविजन लगा दे 2.5% पूरे ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर। अच्छा, इसने कैलकुलेट कर लिया अपना प्रॉफिट कितने का, 4,300 का। लेकिन 4,300 में इसने क्या किया, डिक्सी का बैड डेट और राइट ऑफ कर लिए, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं की। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, अब वो जो हमने अभी निकाला था 171 का, 177 का, वो तो डिक्रीज हो रहा था ना प्रोविजन। प्रोविजन जब डिक्रीज होता है तो वो कहाँ ऐड होता है, अदर इनकम में आ जाता है, वो प्रॉफिट को बढ़ा देता है। लेकिन उन्होंने बोला उसकी अभी तक हमने एडजस्टमेंट नहीं करी है। अब ये करेंगे, क्या कहते हैं, 2.5% लगाएंगे। 2.5% जरा लगाओ तो क्या बनता है,
4,300 नहीं, 4,300 प्रॉफिट है ना, 2.5% किस पे लगेगा, टोटल ट्रेड रिसीवेबल 54,500 थे ना, 54,500 में थे, सो ये डिक्सी का तो माइनस कर दो ना 1,500, 54,500 में से डिक्सी के 1,500 माइनस कर दो, कितने बच गए? और भी कोई बोले भाई? 54,500 माइनस 1,500 कितने बचे? ठीक है, 54,500 माइनस 1,500 बचे कितने? 53,000। अब उसके ऊपर लगा दो परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है? 2.5%। 1325। ठीक है, ये 1325 हमारे पास जो आएगा, ये हमारा जो है कहते हैं प्रोविजन का बैलेंस सीडी हो जाएगा। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 1,100 का। यानी कि हमारा प्रोविजन अब इंक्रीज होगा, 1,100 से 1325 पे जा रहा है, 225 का प्रोविजन क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है एक्सपेंसेस में जाएगा ये तो। अब मेरा प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट कितने का था? 4,300 का था, उसमें से माइनस हो जाएगा ये 225। बताएं जरा क्या हुआ? मेरे ख्याल से 4,075। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया कम। ये चलो एक काम करते हैं, मार्क्स 5 है ना, रेलेवेंट कैलकुलेशन तो हमने कर ली है, लेकिन 5 मार्क्स हैं, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख देते हैं। हमने कर तो दिया, वैसे काफी था, 2-3 मार्क्स का होता ना तो अंडरस्टूड है, लेकिन थोड़े मार्क्स ज्यादा हैं तो एक काम करते हैं, हम ये लिख देते हैं कि आफ्टर दिस एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज, आफ्टर दिस एडजस्टमेंट, ठीक है, हम ये बोलेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल इंक्रीज, provision for doubtful debts will increase by $225. ठीक है, provision for doubtful debts will increase by $225 and profit will decrease, profit will decrease by the same amount, लिख दो या by 225 लिख दो, ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप इस तरह लिखो। ठीक है, प्रोविजन क्योंकि हमारा इंक्रीज हो रहा है 225 से, तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। हम ये लिखने, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है? दानियाल, ये डैनियल हैज क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 672 ऑन 31st December 2018। ठीक है, at this date trade receivable appeared on the statement of financial position with a net value of 16128। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये देखते हुए मैंने कहा नहीं क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। देखो नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज नेट वैल्यू? नेट वैल्यू का मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन माइनस हुआ हुआ है, नेट मतलब माइनस हुआ कम। ठीक है, ये जरा देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने ये बनाई नहीं है बैलेंस शीट अब तक एडजस्टमेंट वाली, तो जरा गौर से सोचो, ओ लेवल में जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ उनको तो पता होगी ये बात, कि देखो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है ना, जो अगर मिसाल के तौर पर मेरे ट्रेड रिसीव बोलते हैं 10,000 और प्रोविजन अगर है 500, तो बैलेंस शीट में क्या होगा? ये शो होगा। बैलेंस शीट में पहले लिखेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बचे कितने? 9,500। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड नेट वैल्यू या नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। अब लोग मेरी बात समझ गए? अब ये कहलाता है नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? 16128 जो है वो क्या है? ये नेट ट्रेड रिसीवेबल है, प्रोविजन माइनस होने के बाद वाली वैल्यू है। ओके, अच्छा, और प्रोविजन कितने का था हमारा? तो इसका मतलब इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू फिर क्या होगी? प्लस कर लो ना, तो माइनस नहीं प्लस होगा। क्या होगा प्लस होकर? 16800। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है? 672 का है, तो ये माइनस होने के बाद आया होगा 16128। ठीक है, ये है नेट ट्रेड रिसीवेबल, ये मैंने वर्किंग कर दी इसकी, ठीक है, ताकि हो तो आगे कहीं काम आ जाइए हमें।
अच्छा, और आगे चलते हैं। आगे क्या बोला हुआ है? 31 दिसंबर दानियल मैंडेट डिसाइडेड टू मेंटेन द सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेट एज इन द प्रीवियस ईयर। टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स आर 15,300। अब ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू जो है वो है 15,300। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें नहीं पता कितना है, कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वी डोंट नो कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज बोल रहे हैं लेकिन सेम रहेगी। जरा पीछे वाली परसेंटेज कैलकुलेट कर लो ना, कितनी बन रही है। अगर ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होगी? परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैं बोलूंगा ये 672 डिवाइडेड बाय 16800 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ रहा है? पूरा पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, डेसिमल में कुछ एग्जैक्ट 4% आ रहा है। तो बस 15,300 पे यही 4% लगा दो। अब यही 15,300 मल्टीप्लाई बाय 4%। बताएं क्या आंसर आ रहा है? यस, 632। 632। 612 सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि नेट ट्रेड रिसीवेबल्स 1468। 14। ठीक है, दिस इज द आंसर। सिक्स थ्री टू है ना? नहीं 12 है। सही कैलकुलेट। 612 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? 672 से प्रोविजन कितने पे चला गया? 612 पे। तो प्रोविजन हो रहा है डिक्रीज। बैलेंस ब्रॉट डाउन 672 था, कैरिड डाउन 612 है। 60 का क्या हो गया? डिक्रीज। यही पूछा था उन्होंने सवाल में, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन। तो ये आ गया 60 का डिक्रीज। मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा, स्टेट टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विद सपोर्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपके पास आ जाएंगे नंबर वन तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एंड नंबर टू इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, पार्ट एफ। State two factors that a business could consider when setting rate for provision for doubtful debts. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट कंसीडर करने के लिए दो फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, रेट के लिए तो नंबर वन तो आप बोलोगे यस, पास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना, ये पास्ट एक्सपीरियंस खाली हम लिखेंगे ना, तो जो है वो एक वो है, क्या कहते हैं, पूरा सेंटेंस होना चाहिए। मतलब एक फ्रेज हो गया ये तो ना। टू फैक्टर्स में आपके पास क्या हो जाएगा? नंबर वन, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बिजनेस, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्या हो सकता है? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है तो प्रोविजन का रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, लोग बड़े खुशहाल हैं, तो लोग एक दूसरे के पैसे खाने के चांसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये भी एक चलो, ये इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। एक और लिखवा देता हूँ, एक और रीजन हो सकता है, एज ऑफ डेट। एज ऑफ डेट, जितना डेट पुराना होगा ना, उतने ही मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो रेट डिसाइड करने के लिए एज ऑफ डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस ये तीन फैक्टर्स हैं। दो उन्होंने मांगे थे, हमने एक एहतियातन ज्यादा लिख दिया, कभी एग्जाम में कोई और आ जाए तो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।